नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज मैं आपके साथ एक सुप्रीम कोर्ट के आज ही के जजमेंट यानी कि 10 अगस्त 2021 के जजमेंट के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो क्रिमिनल एलिमेंट्स को टिकट दी जाती है और पब्लिक को इस बात की जानकारी तक नहीं होने दी जाती है कि आखिर उनके खिलाफ कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे में 13 फरवरी 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्देश इसी संबंध में दिए गए थे। राजनीति में जो क्रिमिनल लोगों का आगमन हो रहा था, इसको रोकने के उद्देश्य से एक पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वाले मैटर में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा सुना गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा कुछ डायरेक्शंस राजनीतिक पार्टियों को दिए गए थे और इलेक्शन कमीशन के संदर्भित कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे। उनका पालन सुनिश्चित किया जाना माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उसको सुनिश्चित किया जाना था। लेकिन बिहार के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे, यानी कि बिहार के विधानसभा के जो इलेक्शंस हुए थे अक्टूबर-नवंबर 2020 में, 13 फरवरी 2020 को ये गाइडलाइन जारी हुई थी। तो 13 फरवरी 2020 के बाद जो भी इलेक्शन हुए वो पहली बार इलेक्शन बिहार में हुए, और बिहार में जब इलेक्शंस हुए तो उन नियमों की अनदेखी की गई, उन डायरेक्शंस की अनदेखी की गई, यानी कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वो कार्य नहीं किए गए जो डायरेक्शंस दिए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसी बात को एक अधिवक्ता जिनका नाम ब्रजेश सिंह है, उन्होंने एक टेम्प्ट पिटीशन फाइल की, जिसके माध्यम से उन्होंने इस बात की जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय में दी कि आपके द्वारा दिए गए डायरेक्शंस की अवहेलना करके राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं और किसी प्रकार से ये एक तरीके से मुंह चढ़ाने जैसी स्थिति हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को। तो ऐसे में आज इस मैटर की जब सुनवाई की गई तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा ये निर्णय आज सुनाया गया, और इसमें 13 फरवरी 2020 में दिए गए जो डायरेक्शंस थे उनके आगे भी कुछ डायरेक्शंस और भी इसमें ऐड किए गए, ताकि पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन रखने का जो राइट है, कि किसी भी मतदाता को अधिकार होता है कि अपने नेता को जब वो चुनते हैं तो उस नेता के बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में अक्सर जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जन सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो पहली बात तो ये बता दें कि उन्होंने सबसे पहले तो राजनीतिक पार्टियों को एक बात कह दी, एक डायरेक्शन ये दे दिया कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं पूरे भारतवर्ष में, इनके वेबसाइट जो है, इनकी वेबसाइट के होम पेज पर क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो भी जिनके भी हैं उनको फर्स्ट पेज में हेडिंग में दिया जाएगा। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कहा गया कि आप एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं जिसमें इस तरह की जो जानकारी है वो तुरंत एक ही बार में उनको जानकारी हो जाए, एक ही बार में उनको क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन जो उनके केसेस की है वो मिल जाए, ताकि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो मतदान करते वक्त हम लोगों को चाहिए होता है, यानी कि जो जनता को, जो इंडिविजुअल्स को, जो नागरिक हैं, उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि आपको जानने का अधिकार है। लेकिन जानने का अधिकार में जब आपको वो चीज़ बताई ही नहीं जाएगी जो चीज़ बड़ी ही महत्व रखती है आपके डिसीजन लेने में, तो ऐसे में तो आप प्रभावी तरीके से अपना वो नहीं कर सकते, अपना मतदान सही ढंग से प्रभावी तरीके से नहीं चुनाव कर सकते। तो ऐसे में इस जजमेंट के माध्यम से ये डायरेक्शंस पास किए गए। पहला, आपको वेबसाइट में होम पेज पर इस क्रिमिनल एलिमेंट के बारे में जिक्र करना है, और जहाँ भी जो भी केसेस हैं उनके बारे में आपको जिक्र करना है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात की, मोबाइल एप्लीकेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये आदेश दे दिया कि आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है। उस मोबाइल एप्लीकेशन में इस चीज़ का आसानी से इंटीग्रेशन होना चाहिए, ताकि वो क्रिमिनल केसेस की जो भी जानकारी है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी नेता लोग खड़े हुए हैं उनके बारे में जान चुके हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं। तीसरी बात ये कही गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नागरिकों के हित में उनके राइट टू नो के जो अधिकार हैं, उसके अधिकार को प्रभावी तरफ से उठाने के लिए जन सामान्य में एक अवेयरनेस कैंप चलाई जाए, जिसके माध्यम से आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आपको
सूचित करना होगा, उनको इन्फॉर्मेशन मुहैया करानी पड़ेगी। वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, वो टीवी के माध्यम से हो सकता है, वो पब्लिक डिबेट्स में हो सकता है, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। और साथ ही साथ एक बात और कही कि आप एक ऐसा फंड बनाएं जिसमें जो कोई भी पार्टी डायरेक्शंस की अवहेलना करती है तो उन्हें पनिश किया जा सके और उनके ऊपर जो फाइन किया जाए उस फाइन को आपके इस फंड में भेजा जा सके। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही गंभीरता से इनको ऐड किया है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी इलेक्शन कमीशन को वो जानकारी मुहैया नहीं कराता है जो गाइडलाइंस के मुताबिक देनी होती है, तो ऐसी पार्टियों की या ऐसे लोगों की सूचना दें और जो भी नॉन कंप्लायंस कर रही हैं वो कोर्ट के सामने इस चीज़ को लाएं कि ये लोग नॉन कंप्लायंस कर, ताकि उसको सीरियसली लिया जा सके और उसके बारे में कठोर कार्रवाई की जा सके। एक और बहुत ही मुख्य बात इसमें है, वो ये है कि जो डायरेक्शंस इशू किए गए थे पहले 13 फरवरी 2020 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। उसमें मॉडिफिकेशन केवल इतना किया गया है कि आप जो 2 हफ्ते पहले नॉमिनेशन से 2 हफ्ते पहले आपको ये सब क्रिमिनल केसेस की जानकारी पब्लिक डोमेन में लाने के लिए कहा गया था, इन्होंने उसको 48 घंटे यानी नॉमिनेशन के 48 घंटे के भीतर आपको उसकी सूचना पूरे उसमें देनी पड़ेगी और पूरे एक तरीके से पब्लिक डोमेन में जो लार्जर स्केल पे होती है उस तरीके से देनी होगी। ये नहीं कि लो पब्लिकेशन का एरिया जहाँ हो वहाँ पर आपने दी, क्योंकि ऐसे में क्या हुआ है कि रिस्पोंडेंट्स के ऊपर कई पार्टियां थी, लगभग 10 पार्टियों के बारे में जिक्र आया उस जजमेंट में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी नाम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी नाम है, राष्ट्रीय जनता दल का भी नाम है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का भी नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम है, मार्क्सिस्ट भी और सीपीआई भी दोनों, और बीएसपी का भी नाम है। तो इस तरह के पार्टियों के सारे नाम लिए गए, सारे रिस्पोंडेंट्स को सुना गया और सबसे कंटेम्प्ट के बारे में जस्टिफिकेशन मांगा गया, क्योंकि उन्होंने उन गाइडलाइंस में जो भी डायरेक्शंस दिए गए थे उन्होंने उनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो सारी कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं की थी, वो सारी सूचनाएं नहीं दी थी, जिसमें उसमें ये कहा गया था कि अगर आपने किसी व्यक्ति को चुना है, किसी पार्टी ने किसी व्यक्ति को चुना है तो उसका क्या आधार है वो बताइए। तो इन्होंने नॉर्मल लोगों ने आधार बता दिया कि वो चूँकि जीतने की संभावना उसकी ज़्यादा है इसलिए, तो ये कोई आधार नहीं हुआ। और क्रिमिनल केसेस के बारे में एक ढुलमुल रवैया अपनाया गया। तो इस तरह की चीज़ें मतलब की जा रही थी। अन्य पार्टियों के द्वारा भी लगभग इसी तरह की चीज़ें की गई। तो अल्टीमेटली क्या किया गया है कि इन्होंने कुछ पार्टियों पर तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जो कि जस्टिफाई करने में थोड़ा बहुत कामयाब भी रहे। तो उनके ऊपर तो एक लीनियंट व्यू रखा और कोर्ट ने ये बात कही कि चूंकि ये 13 फरवरी 2020 के डायरेक्शंस के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें ये बात कही गई थी, तो इसलिए हम इस बार एक लीनियंट व्यू आपके साथ रखते हैं और आपको 1 लाख रुपए ईच सभी पार्टियों को, जो उनको भी कंटेम्प्ट में दोषी पाया गया, 1 लाख रुपए उनको जमा करने का आदेश दिया गया। एक बात और, 8 हफ्ते के भीतर उनको डिपॉजिट करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ एक बात और कि उसमें जिन पार्टियों ने अंधेर मचा रखी थी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उनको 5 लाख रुपए का जुर्माना उन्होंने लगाया और ये दोषी मानते हुए कि आप अवमानना के दोषी हैं, इसलिए आपके ऊपर इतना 5 लाख रुपए का जुर्माना हर पार्टी पर लगाया, लगभग 2 पार्टियां शायद उन पर लगाया। तो इस तरह से राजनीति में जो सुचिता की तरफ कदम उठाया जा रहा है उसमें इस तरह की चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स जो चला आ रहा है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बाढ़ आ चुकी है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस तरह से जजमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब काफ़ी इलेक्शन कमीशन को उसमें कहा गया है। एक बात और कही गई, इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा गया है कि आप एक मॉनिटरिंग सेल बनाएं जिसमें आप नॉन कंप्लायंस और कंप्लायंस को छांट सकें, ताकि आपको पता चल सके कि निगरानी इस तरह की जो कंप्लायंस है वो की जा रही है या नहीं की जा रही है। इस बारे में भी जानकारी दें, अगर नहीं की जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप हमें सूचित करें जल्द से जल्द, ताकि हम उस पर इमीडिएट कदम उठा सकें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस केस में कंटेम्प्ट रहित माना गया, क्योंकि उनके जवाब से संतुष्टि कोर्ट को मिली, तो इसलिए इनको कम से कम एक तरीके से कंटेम्प्ट में दोषी पाया नहीं गया है। और हाँ, उनको जरूर थोड़ी सी वार्निंग देकर कहा गया कि आप कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाएं जिसके तहत आप तुरंत इस नॉन कंप्लायंस वाली बात को कोर्ट तक पहुंचाएं, ताकि कोर्ट उस पर एक्शन ले सके। और इस दिशा निर्देशों को कई जगह पर, सब जगह उसको देने के लिए कहा गया, और वो तो पूरे भारत में लागू है। ये तो एक रिपोर्टेबल जजमेंट है कंटेंट में। और हाँ, ये जरूर आपको बता दें कि ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई है, ये एक
अधिवक्ता हैं ब्रजेश सिंह, और इन्होंने जो है दिल्ली में ये प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि इनकी जो पृष्ठभूमि है वो नालंदा से हैं, बिहार से हैं, और इन्होंने जो बिहार में इलेक्शंस हुए थे 2020 में, तो उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया और उन्होंने खामियां पकड़ी और उन खामियों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया, और उस पर ये एक बहुत ही सार्थक कदम उठाया गया। और आने वाले समय में और भी ज़रूरत होगी जहाँ पर सार्थक कदम उठाए जाएंगे, और इसमें कई केस लॉस का भी जिक्र किया गया है। लेकिन इन टोटलिटी मैंने आपको इस वीडियो से समझाने की कोशिश की है कि आज की तारीख 10 अगस्त 2021 को जो डायरेक्शंस 13 फरवरी 2020 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा दिए गए थे, उसके साथ साथ कुछ डायरेक्शंस और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जोड़ दिए गए हैं। कुल मिला के जनता के समर्थन में, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम उठाए गए हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में शुचिता की तरफ जो कदम उठाए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर काम होंगे। और अभी तो ये पहली बार ये मामला ऐसा उठा है। आने वाले समय में जो भी इसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज रिलक्टेंसी दिखाती हैं, एक तरीके से चाहती हैं किसी तरीके से चीज़ ना पता चले, कम से कम पता चले। इसके लिए इन्होंने इस जजमेंट में पूरी तरीके से घेर लिया, क्योंकि एक अवमानना का मामला चलाया गया है और अवमानना में दोषी पाए गए हैं और जुर्माना भी किया गया है। तो समझ सकते हैं कि ये निश्चित तौर पर एक शुरुआत है, जो आने वाले समय में आप देखिएगा कि इसमें जो फंड बनाया जाएगा उसमें कितना फाइन उनको देना पड़ेगा यदि वो ऐसा नहीं करते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो भी क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, और उसकी जो अवहेलना की जा रही है, उन सबको जानने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन सब चीज़ों का प्रभाव सारी राजनीतिक पार्टियों पर पड़ेगा और वो एक ऐसे रास्ते को चुनेंगे जिसमें कि ये डायरेक्शंस फॉलो किए जाएं। ये बाध्यता इनके सामने आ जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।